राहुल गांधी के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का आरएसएस पर विवादित बयान। कहा, जितने भी हिंदू धर्म के आतंकवादी पकड़े गए सभी आरएसएस से। दिग्विजय ने कहा, महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे भी संघ से जुड़ा हुआ था। आरएसएस की विचारधारा नफरत फैलाती है, नफरत से हिंसा बढ़ती है। शहीद औरंगजेब के पिता से पुंछ जाकर मिले आर्मी चीफ। जनरल बिपिन रावत ने औरंगजेब के परिवार से कहा, पूरी सेना को उस पर नाज है। नौशेरा में शहीद हुए विकास गुरुंग का ऋषिकेश में अंतिम संस्कार। हजारों लोगों ने दी अंतिम श्रद्धांजलि। कश्मीर में सीजफायर खत्म होने के बाद पहले ऑपरेशन ऑल आउट में बांदीपुरा में 2 आतंकवादी ढेर। बांदीपुरा में पनार के जंगल में हुआ एनकाउंटर, एक और आतंकी के मारे जाने की संभावना। एक और डोकलाम जैसी घटना नहीं झेल सकते भारत में चीन के राजदूत का बयान। कहा, एक दूसरे को मंजूर हो सीमा विवाद का हल। एशिया में शांति के लिए चीन का नया फॉर्मूला। चीनी राजदूत ने कहा, एससीओ के अलावा भी बातचीत के लिए एक साथ बैठे भारत, चीन और पाकिस्तान। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए मोदी सरकार को बहुत काम करना होगा। मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, 70 सालों में मुसलमानों के जहन में सिर्फ जहर भरा गया। मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया भी अस्पताल में भर्ती। एलजी हाउस में धरने पर बैठे थे। केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार। पूजा किसकी इजाजत से एलजी दफ्तर में धरने पर बैठे। दिल्ली में बीच सड़क पर गैंग वॉर। बुराड़ी इलाके में 2 गिरोह के बीच फायरिंग में 3 लोगों की मौत। मरने वालों में 2 राहगीर भी शामिल। और रेप के आरोपी दाती महाराज को बुधवार तक पेश होने का आदेश। दिल्ली क्राइम ब्रांच से दाती के वकील ने मुलाकात की। शारदा चिटफंड घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम को ईडी का नोटिस। बुधवार तक पूछताछ के लिए पेश होने को कहा। आम आदमी की पहुंच से दूर नहीं रहेगी पेट्रोल डीजल की कीमतें। पेट्रोलियम मंत्री ने भरोसा दिया। कहा, क्रूड कीमतों में उछाल का मुद्दा उठाएंगे। मेडिकल कॉलेजेस में बद इंतजामी पर सुप्रीम कोर्ट की यूपी, बिहार और झारखंड सरकार को फटकार। कहा, इंसानों से जानवरों जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। राजस्थान के सिरोही में सड़क हादसे में हुई 14 लोगों की मौत। रोडवेज बस से हुई जीप की टक्कर, 8 लोग जख्मी। पूर्वोत्तर में बिगड़े बाढ़ से हालात। असम में अब तक 17 लोगों की मौत। मणिपुर में जा चुकी है 4 और त्रिपुरा में 2 लोगों की जान। यूपी के कई जिलों में आंधी तूफान और बारिश की संभावना। इटावा से प्रतापगढ़ के बीच यूपी के कई इलाकों के लिए अलर्ट। तो देश हित में आज हम पूछने वाले हैं आज के ये बड़े सवाल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि जितने हिंदू आतंकवादी पकड़े गए हैं वो संघ से जुड़े थे। दिग्विजय सिंह ने संघ पर हमला बोलने के चक्कर में हिंदुओं के आतंकवादी होने की बात कह दी। पहले उनकी पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने संघ पर हमला बोलते हुए हिंदुओं को आतंकवादी कहा। और अब दिग्विजय सिंह ने यही बात कही है। देश हित में हमारा बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस को हिंदुओं में आतंकवादी दिखते हैं क्या? वहीं कश्मीर में सीजफायर खत्म होने के साथ ही सेना ने पाकिस्तान के पाक का हिसाब लेना शुरू कर दिया। कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने के लिए सीजफायर खत्म होते सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया और 2 आतंकी ढेर कर दिए। तो क्या ये घाटी में आतंक के संहार की शुरुआत है? वहीं कर्नाटक में कांग्रेस मंत्री की मौजूदगी में एक मौलाना ने बकरीद पर गाय की कुर्बानी की बात कही। इसको लेकर कुमारस्वामी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन क्या मंत्री की चुप्पी से जनेऊ राहुल के मंदिर दर्शन का पर्दाफाश हो गया? बात 2019 की सबसे बड़ी लड़ाई की भी, जिसमें बीजेपी को फिर से सत्ता दिलाने की कमान संघ ने अपने हाथ में ले लिया। हाल ही में गुड़गांव में हुई बीजेपी संघ की बैठक के बाद संघ के बड़े प्रचारकों को बीजेपी के संगठन में अहम भूमिका देने पर सहमति बनी है। तो क्या ये बीजेपी के मेक ओवर के लिए संघ का टेक ओवर है? उधर चीन ने कहा कि भारत और चीन एक और डोकलाम विवाद नहीं झेल सकते। वही साथ ही चीन ने भारत पाकिस्तान के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की बात कहकर एक नया शिगुफा छेड़ दिया है। तो क्या भारत पाकिस्तान के बीच बिचौलिया बनना चाहता है चीन? तो रमजान हुआ खत्म और आरआर के बदले का फर्स्ट डे हो गया है शुरू और आज था उसका ये पहला दिन। फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम लगातार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज पहला दिन था। आप समझिए, रमजान खत्म होने के बाद पहला दिन राष्ट्रीय राइफल्स के बदले का फर्स्ट डे फर्स्ट शो और वो हिट रहा, सुपर हिट रहा। 2 आतंकवादी ढेर। और अब इंतजार रहेगा उस ब्रेकिंग न्यूज का जो कि राष्ट्रीय राइफल्स देने वाला है। राष्ट्रीय राइफल्स औरंगजेब के हत्यारों का लेगा बदला। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ शानदार शुरुआत हुई। सीजफायर खत्म होने के बाद सेना ने अब तक 2 आतंकियों को खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर बांदीपुरा और बिजबेहरा में एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। राइफलमैन औरंगजेब की शहादत का बदला लेने के लिए आरआर राष्ट्रीय राइफल्स की बंदूकें तैयार हैं। जब से औरंगजेब के शहीद होने की खबर आई है, आरआर के जवान दिन रात बदले के लिए तैयार हैं। अब की बार घाटी के सभी आतंकवादियों को दुनिया के पार भेजने की तैयारी में है आरआर।
शहीद औरंगजेब के हत्यारों की तलाश में राष्ट्रीय राइफल्स निकल पड़ी है। बांदीपुरा, शोपियां, पुलवामा या कोई इलाका, अब आतंक के हर ठिकाने पर हमले की तैयारी है। क्योंकि सेना में यह कायदा है या कहें एक जिम्मेदारी कि जिस यूनिट का जवान शहीद होता है वो यूनिट उसका बदला जरूर लेती है। शहीद औरंगजेब 44 राष्ट्रीय राइफल से हैं जो अब औरंगजेब के कातिलों को चप्पे चप्पे पर तलाश रही है। आज सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत औरंगजेब के परिवार से मिले। शहीद के परिवार से मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा होगा, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं। पूरी आर्मी के मोराल के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा एक जवान अगर शहीद हुआ है जम्मू कश्मीर, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद आ रहे हैं उसकी फैमिली को मिलने। सेना के निशाने पर अब कौन से आतंकी हैं वो भी जान लीजिए। ऑपरेशन ऑल आउट अब नए सिरे से शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक अब आर्मी आतंकी संगठनों के टॉप कमांडरों को खत्म करेगी। इसमें गजवतुल हिंद का कमांडर जाकिर मूसा, हिजबुल कमांडर रियाज नायकू, लश्कर का कमांडर जीनतुल इस्लाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। शहीद औरंगजेब और पत्रकार शुजात बुखारी के हत्यारों की तलाश भी लगातार हो रही है। सेना की किल लिस्ट में अगला नंबर आतंकी नवीद जट, महाराज बंगरू और फहद वाज का हो सकता है। इन पर शुजात बुखारी की हत्या का शक है। काउंटर टेररिज्म या टेररिज्म के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं, तो इनके लिए कोई कायदे कानून, कोई रूल नहीं है, कुछ भी किसी को भी कर सकते हैं। इसी तरह हमको भी अगर उसको काउंटर करना है तो हमको भी उसी अंदाज में उनको जवाब देना है। बांदीपुरा में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 9 जून से शुरू हुआ, जो अब भी जारी है। यहाँ कुछ और आतंकी अब भी छिपे हो सकते हैं। जब सीज फायर था तब आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था। ऑपरेशन के दौरान आज सुबह आतंकवादियों ने फिर फायरिंग की और सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को खत्म कर दिया। मारे गए आतंकी किस संगठन के हैं ये अभी साफ नहीं है। 9 जून को पनार के पास रायनर के जंगलों में आतंकवादियों को पहली बार देखा गया था। तब आतंकवादियों ने फायरिंग की थी। तभी से सुरक्षा बल आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। आतंक के खात्मे के लिए राष्ट्रीय राइफल्स का बदला है, जो घाटी में एक भी आतंकी के जिंदा बचे रहने तक जारी रहेगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। आप समझिए कि बदले की पूरी तैयारी कर ली गई है। बारूद भरा हुआ है सीने में राष्ट्रीय राइफल्स के, और अब बदला लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा। जब से यह अटैक हुआ है, जब से औरंगजेब की जान गई है, आप ये यकीन मानिए कि राष्ट्रीय राइफल सोए नहीं है। अब राइफलमैन औरंगजेब के मर्डर की इनसाइड स्टोरी भी आपको बता दो कि क्यों आतंकवादियों ने सेना के जवान को निशाना बनाया। सीज फायर के पहले आतंकी समीर टाइगर के एनकाउंटर के बाद से ही आतंकी ग्रुप बदले का प्लान बना रहे थे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राइफल्स के जवान औरंगजेब के घर जाने की खबर आतंकवादियों को मिल गई थी। आर्मी कैंप से निकलते ही करीब 2-3 किलोमीटर दूर ही औरंगजेब को आतंकियों ने पकड़ लिया। बदला लेने के लिए आतंकवादियों ने औरंगजेब को किडनैप किया था। अब इस बदला लेने की वजह से कश्मीर में मौजूद हर एक आतंकी बर्बाद होने वाला है। बदला लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा। वैसे औरंगजेब का बदला लेने वाली राष्ट्रीय राइफल्स की ताकत का भी अंदाजा आपको देश हित में होना बहुत जरूरी है। ये फोर्स कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने में सबसे आगे है। हर जिले में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स पाकिस्तान के आतंकवाद को सीधे टक्कर दे रहे। स्पेशल फोर्स में सबसे बहादुर जवान शामिल होते हैं। हाँ। पिछले करीब 3 दशकों से 30 सालों से ये जवान सीमा पार से आतंकवादियों के लिए खौफ की वजह बने हुए हैं। चवालीस राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के लिए सबसे खुशी की बात होती है कांटेक्ट होना, यानी कि आतंकवादियों से मुठभेड़ हो जाना। यहाँ अभी भी 125 से ज्यादा आतंकवादी सक्रिय हैं। हम इस समय राष्ट्रीय राइफल्स की 12वीं सेक्टर के हेडक्वार्टर में हैं, जिनका काम है इन आतंकवादियों को मारकर इलाके में अमन वापस लाना। 44 राष्ट्रीय राइफल का हर जवान हर एक एनकाउंटर और हर एक चैलेंज के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो आतंकवादियों से कांटेक्ट करके उसे जहलुम पहुंचाने के लिए बेकरार रहता है। और अब औरंगजेब के कातिल आतंकवादियों की मौत भी उनके दरवाजे पर खड़ी है। कश्मीर के आतंकवादियों में 44 राष्ट्रीय राइफल्स का सबसे ज्यादा खौफ है। 2018 में ही 44 राष्ट्रीय राइफल 19 आतंकवादियों को खत्म कर चुकी है। ये भारतीय सेना में अपनी तरह का एक रिकॉर्ड है। 30 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय राइफल्स की इस टुकड़ी ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी समीर टाइगर को मार गिराया था। आतंकी समीर टाइगर ने गलती से अपनी मौत को बुला लिया। उसने 44 राष्ट्रीय राइफल्स के अफसर मेजर रोहित शुक्ला को धमकी दी और फिर उसकी मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया। वो डर डर के भागता रहता था, छुपता रहता था और
मेजर शुक्ला से तो उसका बिल्कुल क्लोज एक बार बच गया था वो। तो हमें काफ़ी हंसी आई कि ये देखो किस तरह का वीडियो निकाल रहा है, और उसके बाद हम लोग उसके पीछे थे, पुलिस भी उसके पीछे थी। तभी से औरंगजेब के कातिल बौखलाए हुए थे और उन्होंने बदला लिया एक निहत्थे जवान से, जो 44 राष्ट्रीय राइफल्स के सबसे बहादुर जवानों में से एक था। काउंटर इंसर्जेंसी स्पेशलिस्ट 44 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने इससे पहले हिजबुल कमांडर सद्दाम पडार को भी खत्म किया था। 44 राष्ट्रीय राइफल्स कश्मीर के सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित इलाके शोपियां के जोरा मानुलू में तैनात है, जो चारों तरफ से जंगलों और पहाड़ों से घिरा है। यहाँ आतंक का मुकाबला करना आसान नहीं। कश्मीर में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। 12 सेक्टर हेडक्वार्टर से 44वीं बटालियन तक जाने में रास्ते में इस गांव के पास अचानक फायर हुआ है। डिसमाउंटिंग हुई है, यानी हम लोगों की गाड़ियां रुकी हैं। यहाँ लगातार आतंकवादियों के ठिकानों या मौजूदगी की सीक्रेट रिपोर्ट आती रहती है और हर खबर के बाद इन जवानों की उम्मीद जग जाती है कि आज कांटेक्ट होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। अच्छा, अब आपको एक और चीज बताते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ का एक गांव का नाम है सलानी। बॉर्डर पर पाकिस्तान में बैठे आतंकी आगाम के लिए ये गांव सबसे बड़ा चैलेंज है, सलानी गांव, क्योंकि 1947 से ये गांव और यहाँ के लोग हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे हैं। जम्मू कश्मीर में रहकर आतंकवादियों का मुकाबला करना आसान नहीं होता है, नहीं है। जी बिल्कुल, जी न्यूज यहाँ के लोगों की देशभक्ति और इस गांव के जज्बे को सलाम करता है। ये जम्मू कश्मीर का वो इलाका है जहाँ के बेटे एक पल सोचे बिना देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं। मेरा बहादुर है ना, देश के लिए जान दी ना, देश के लिए कुर्बान हो गई। बिल्कुल, मैं खुद देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ एक भाई कुर्बान हो गया तो दूसरा तैयार रहता है। मोदी जी से ये अपील है, कश्मीर के अंदर चुन चुन के मिलिटेंसी को खत्म करो, इसकी पूरी कार्रवाई की जाए, बदला लिया जाए उनसे। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने शहीद औरंगजेब के परिवार से मुलाकात की। वो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शहीद औरंगजेब के घर गए और उनके परिवार को दिलासा दिया। सेना अध्यक्ष के यहाँ आने का मतलब जान लीजिए, ये वो इलाका है जो हमेशा से आतंकियों के खिलाफ खड़ा रहता है और इसीलिए पाकिस्तान की आंखों में कांटे की तरह छुपता है। 2002 में पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में हिलकाका की पहाड़ियों में जमे हुए पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों ने गुज्जरों को अपमानित करने की गलती की। विदेश में रहने वाले गुज्जर युवक तक वापस लौटे। उन्होंने फंड इकट्ठा किया और अगले 1 साल तक 9 पैरा एसएफ के साथ ट्रेनिंग ली। अप्रैल मई 2003 में सेना ने ऑपरेशन सर्पविनाश लॉन्च किया, जिसे मिनी करगिल की संज्ञा दी गई थी। इस ऑपरेशन में भारतीय सुरक्षा बलों के साथ साथ गुज्जर युवकों ने भी हिस्सा लिया और पीर पंजाल के दक्षिण में आतंकवाद की कमर तोड़ दी। तभी से गुज्जर कश्मीरी आतंकवादियों की आंखों में खटकते हैं। पुंछ जिले के सूरनकोट शहर के पास का हिलकाका इलाका गुजरों और बकरवाल जातियों का इलाका है। हिलकाका जम्मू कश्मीर को बाकी भारत से अलग करने वाली पीर पंजाल रेंज के पास है, लेकिन अब यह पूरा इलाका शहीद औरंगजेब के नाम से मशहूर है। औरंगजेब खान 4थी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में थे और स्थानीय होने की वजह से 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स में काम करते थे। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के अलावा जम्मू कश्मीर राइफल्स में भी गुज्जरों की अच्छी खासी तादाद है। इसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी की एक बटालियन में भी गुज्जर बड़ी संख्या में भर्ती होते हैं। इनके नाम से कश्मीरी आतंकवादी कांपते हैं। अगर आतंक को जनता की मदद ना मिले तो उसके लिए पांव जमाना मुश्किल हो जाता है। पुंछ में शहीद औरंगजेब की जन्मभूमि कुछ ऐसी है जहां भारत को टुकड़े करने के नारे नहीं बल्कि भारत माता की जय के जय घोष गूंजते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो कहा जा रहा है कि 2019 में बीजेपी की वापसी अगर करनी है और मोदी ने सरकार 02 बनानी है तो जिम्मेदारी खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसकी ले ली। और इसलिए यूपी में बीजेपी ने संगठन में कई बड़े बदलाव भी शुरू कर दिए हैं। कई संगठन मंत्रियों को हटाकर संघ के पुराने प्रचारकों की बीजेपी में एंट्री करा दी गई है। और ये प्रचारक तय करेंगे कि 2019 में किसे टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा। 2019 के लिए बीजेपी को संघ की संजीवनी। दो 2019 में बीजेपी की वापसी के लिए मोर्चे पर संघ।
हरियाणा के सूरजकुंड में बीजेपी और आरएसएस का मंथन हुआ और इस मंथन के बाद संघ महागठबंधन के खिलाफ संकट मोचक बनकर खड़ा हो चुका है। 2019 में बीजेपी की वापसी का ब्लूप्रिंट क्या होगा? मोदी 2 सरकार कैसे बनेगी? इसके लिए बीजेपी के संगठन में संघ के प्रचारकों का टेक ओवर शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में निर्णय लिया जा चुका है कि बीजेपी में संगठन मंत्री का जिम्मा संघ के पूर्णकालिक प्रचारकों को दिया जाए और संघ के इस ब्लूप्रिंट की शुरुआत यूपी में हुई। बीजेपी ने गोरखपुर के संगठन मंत्री शिव पाठक, कानपुर के ओम प्रकाश अवध के ब्रिज बहादुर को हटा दिया है। वहीं आरएसएस के प्रचारक रहे रत्नाकर सिंह को वाराणसी गोरखपुर की जिम्मेदारी दी गई है। संघ के ही प्रचारक भवानी सिंह को ब्रज के साथ कानपुर और बुंदेलखंड की जिम्मेदारी भी दी गई है। संगठन ने ये जो डिसीजन लिया है, क्षेत्रीय संगठन मंत्रियों के कार्यभार में परिवर्तन किया है, वो संगठन को और सुदृढ़ करने के लिए किया है, क्योंकि 2019 का चुनाव बहुत निकट है और उसको देखते हुए कई अन्य योजनाएं जो पार्टी लाने जा रही। सूत्रों के मुताबिक अब संघ ये तय करेगा कि 2019 चुनाव में किसे बीजेपी का टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन की जो चुनौती है, उसकी काट की तैयारी खुद संघ कर रहा है। 2014 की तरह 2019 चुनाव में भी जीत की राह यूपी की 80 लोकसभा सीटों से निकलेगी और इन 80 में से हर एक सीट का रिपोर्ट कार्ड खुद संघ तैयार करेगा। सूत्रों के मुताबिक 2019 में किसे बीजेपी का टिकट मिले, इसका फैसला उनके काम और निर्वाचन क्षेत्र में जीत की संभावना के आधार पर होगा और इसकी खातिर आरएसएस के पुराने प्रचारकों को बीजेपी में संगठन का काम देने की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ से विनोद मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल गोरखपुर, फूलपुर और फिर कैराना में लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा खतरा महागठबंधन से। इसलिए संघ को खुद बीजेपी की मदद के लिए उसकी संगठन की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी पड़ी है। इसलिए सूत्रों के मुताबिक संघ यूपी को 6 प्रांत में बांटकर हर प्रांत की जिम्मेदारी अपने पुराने प्रचारकों को सौंपने की तैयारी कर रहा है। और यह कदम दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अहमियत को देखते हुए उठाया गया। संघ के प्रचारक इस बात की रिपोर्ट तैयार करेंगे कि उनके इलाके में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कितना मजबूत है और उनके मुकाबले कौन सा बीजेपी उम्मीदवार उनको टक्कर दे पाएगा और उससे कैसे निपटा जा सकता है। और संघ अपनी रिपोर्ट में जिस सांसद पर भरोसा जताएगा उसका टिकट कोई काट नहीं सकता है और रिपोर्ट जिसके खिलाफ जाएगी उसका टिकट कोई बचा नहीं सकता है। संघ तय करेगा कि किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं। मतलब बीजेपी के मेकओवर के लिए संघ का टेक ओवर है। इस बीच 2 ऐसी खबरें भी हैं जिनका सीधा संबंध बीजेपी और भगवा राजनीति से है। यूपी में मुजफ्फरनगर से सहारनपुर बने 4 लेन हाईवे का टोल बूथ भी अब भगवा रंग में रंग गया है। वहीं यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से ही कई सरकारी इमारतों समेत कई जगहों को भगवा बना दिया गया था। इनमें से कई इमारतों में अब भी भगवा रंग ही चढ़ा हुआ है और अब इस फहरिस्त में ये टोल बूथ भी शामिल हो गए। वहीं दूसरी तस्वीर राजस्थान की है, जहां वसुंधरा राज्य सरकार ने अब भगवा साइकिल का रंग बदल दिया है, क्योंकि 2 साल पहले राजस्थान में छात्राओं को भगवा रंग की साइकिल बांटी गई थी। इस पर विवाद हुआ तो अब साइकिल पर रंग भगवा से बदलकर काला कर दिया। अब बात करेंगे दिल्ली की ड्रामा पॉलिटिक्स से। दिल्ली के एलजी हाउस में 8 दिन से धरने पर बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को आज हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो अदालत ने पूछा कि आप किसी के दफ्तर या घर में घुसकर ऐसे हड़ताल नहीं कर सकते। किसने इस तरह के धरने को मंजूरी दे दिया, यह हाईकोर्ट ने कहा। लेकिन फटकार के बाद भी केजरीवाल धरने पर अड़े रहे। अदालत में दलील है कि धरना देना उनका मौलिक अधिकार है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना केजरीवाल का मकसद। अदालत की फटकार से केजरीवाल खत्म करेंगे धरना। उपराज्यपाल के ऑफिस में घुसकर केजरीवाल जिस तरह बीते 8 दिन से धरने पर बैठे हैं, वो सिर्फ हंगामा खड़ा करने की कोशिश नहीं तो और क्या है। और केजरीवाल के इसी धरने वाले हंगामे पर हाईकोर्ट ने भी बेहद सख्त टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा है कि केजरीवाल इस तरह किसी के घर या दफ्तर में धरना कैसे दे सकते हैं। क्या एलजी हाउस में बैठने के लिए एलजी की अनुमति ली गई? ये हड़ताल है या धरना? इस धरने या हड़ताल के लिए किसने अनुमति दी? और धरने या हड़ताल का फैसला व्यक्तिगत था या सामूहिक? लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी जो आम आदमी पार्टी सिस्टम को हाईजैक करने के आरोप में घिरी है, वो अब भी उपराज्यपाल को ही धरने का जिम्मेदार मानती है।
आईएएस अधिकारियों को, एलजी को और केंद्र सरकार को अपनी जिद छोड़कर इस हड़ताल को ख़त्म कराना चाहिए, वरना ये समझा जाएगा कि इसके पीछे मंशा कुछ और है। अब आपने पिछले 7 दिन से पूरे शहर को जो ठप करके रखा वो ना दिल्ली वालों के लिए था। इनका हर एक झूठ खुल चुका है। कोई भी एक इज्जत भरा रास्ता उस कमरे से, उस सोफे से बाहर निकलने का अब केजरीवाल जी को मिल नहीं रहा है। लेकिन अदालत की फटकार के बाद भी केजरीवाल एलजी के ऑफिस में धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं 11 जून से उनके साथ धरने पर बैठे मनीष सिसोदिया को तबीयत बिगड़ने के बाद आज अस्पताल में भर्ती कराया गया। सत्येंद्र जैन रविवार से ही अस्पताल में है। जब भी मैं देखता हूं कि दिल्ली पर कोई संकट आता है, दिल्ली की समस्याएं प्रशासनिक नाकामियों और नाकारेपन की वजह से बढ़ती हैं, तो धरने पे बैठ जाते हैं। केजरीवाल एलजी ऑफिस में आईएएस अफसरों की जो हड़ताल खत्म करने की मांग पर धरने पर बैठे हैं, उस पर खुद आईएएस अफसर भी कल कह चुके हैं कि ये उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। हम सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, हम जितने पब्लिक इंस्पेक्शंस हैं वो कर रहे हैं। पूरे देश में आईएएस ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। अब हाईकोर्ट ने केजरीवाल के धरने पर आईएएस अफसरों को भी पार्टी बनाया है और 22 जून को अगली सुनवाई में साफ होगा कि केजरीवाल का धरना खत्म करने के लिए अदालत आदेश देगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली में आईएएस हड़ताल पर हैं और उनकी सरकार में आईएएस ऑफिसर सहयोग नहीं दे रहे हैं। और इसी आरोप के सहारे केजरीवाल सरकार ने हंगामा खड़ा कर दिया है। जबकि दिल्ली में आईएएस अफसरों की हड़ताल की कोई ऐसी खबर नहीं है। खुद आईएएस अफसरों ने कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि दिल्ली में कोई हड़ताल नहीं है साहब। उनके हड़ताल पर होने की अफवाह पूरी तरह से झूठी है, बेबुनियाद है और राजनीतिक कारणों से उन्हें इस विवाद में घसीटा जा रहा है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि खुद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री फरवरी से अब तक 5 महीनों में कुल 14 दिन दफ्तर आए। फरवरी में 1 दिन, मार्च में 9 दिन, अप्रैल में किसी दिन नहीं आए, मई में 5 दिन और फिर जून में केजरीवाल अब तक ऑफिस ही नहीं गए हैं। और बीजेपी के इस सवाल पर केजरीवाल अब तक खामोश। इसके अलावा सवाल खुद केजरीवाल पर भी है और वो दावा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है। दूसरी ओर सवाल ये कि अगर अफसर हड़ताल पर है तो दिल्ली सरकार अच्छा काम कैसे कर रही है। वहीं दिल्ली में राजनीति का तापमान लगातार बढ़ रहा है और अब आपको मौसम का हाल भी बता देते हैं, जो पूरे भारत में ऊंट पटांगा हो रहा है। बिल्कुल, पूर्वोत्तर के कई राज्य बारिश और बाढ़ से बेहाल है। वहीं उत्तर भारत में मानसून का इंतजार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो लखनऊ से लेकर दिल्ली और तपते राजस्थान से फिलहाल राहत की बूंदें नहीं बरसने वाली। पूर्वोत्तर में बारिश और बाढ़ से आफत। उत्तर भारत में कब मिलेगी बूंदों की राहत। जून में ये मौसम ऊटपटांगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में ये बाढ़ का भयानक मंजर है। यहाँ 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम से लेकर मणिपुर और त्रिपुरा में लोगों की जान जा रही है। रविवार को असम में 5 और मणिपुर में एक और मौत के बाद मौतों का आंकड़ा 23 तक जा पहुंचा है। असम में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ 4.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बचाव राहत का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन उत्तर भारत में मौसम अजीब चाल चल रहा है। ताजा जानकारी ये है कि यहाँ मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ गई है। गर्मी से राहत के लिए बूंदों का इंतजार बढ़ गया है। ये जो वेस्टर्ली विंड चलती रहेंगी और दिल्ली में प्री मानसून एक्टिविटीज़ भी होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, जो अगले 4-5 दिनों तक। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक 28 मई से लेकर 15 जून तक मानसून की रफ्तार तेज रही है, लेकिन 15 जून के बाद से मानसून की रफ्तार में सुस्ती देखने को मिल रही है। इस सुस्ती का असर फसलों पर भी दिखाई देगा। अभी बुआई होनी थी, कुछ इलाकों में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन यह है कि उसके 10 या 15 दिन अगर डिले होता है तो उससे थोड़ा सा असर तो पड़ेगा, खासकर बिहार, यूपी और एमपी में। तो अब आप चाहे दिल्ली में रहते हो, लखनऊ में रहते हो या फिर राजस्थान के तपते गंगानगर में रहते हो, अगर आसमान से 2-4 बूंदें बरसें तो उसे राहत मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ मानसून देर से आएगा और आपको गर्मी कई दिनों तक यूं ही परेशान करती रहेगी। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और देशहित में अब जंगल की न्यूज आपको देखें, जहां से दो सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें आई है। पहली तस्वीर राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क की है। यहाँ पर्यटकों के कैमरों ने बाघों की लड़ाई वाली तस्वीर रिकॉर्ड कर ली। दो बाघ जबरदस्त तरीके से एक दूसरे से भिड़ गए। शेरों की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की है। यहाँ रिहायशी इलाके में एक अजगर घुस आया अचानक से। रेंज ऑफिसर ने अजगर का रेस्क्यू किया। अजगर देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। लोग सेल्फी लेने लगे, तभी अजगर ने रेंज ऑफिसर को जकड़ना शुरू कर दिया। हालांकि अफसर ने सूझबूझ दिखाई और अजगर पर काबू पा लिया। तस्वीर आप देख रहे हैं। रेंज ऑफिसर वहां पर पहुंचा, अजगर को काबू में करने की कोशिश की। अजगर ने जकड़ लिया लेकिन बच गया। क्या आपने बाघों की ऐसी जंग कभी देखी है? 20 सेकंड की हैरान करने वाली तस्वीर देखिए। आज राजस्थान का रणथंभौर नेशनल पार्क एक अजीब सी लड़ाई का गवाह बना। ये जंग थी दो बाघों के बीच और शेरों की दहाड़ से थर्रा रहा था पूरा जंगल। दोनों बाघ एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे थे। लड़ाई के दौरान जोर जोर से दहाड़े भी मार रहे थे। दो बाघों की दहाड़ सुनकर जंगल के दूसरे जानवर भी डर गए। दोनों के बीच फाइटिंग इतनी जबरदस्त थी कि जंगल सफारी कर रहे पर्यटक भी सहमे दिखे। अंत में एक की हार हुई। वो मैदान छोड़कर भाग गया। बाद में उसके घायल होने की तस्वीर भी आई। असल में जंगल में ऐसी तस्वीर तब दिखती है जब इलाके पर दबदबे की बात आती है। इसी के बाद बाघों में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।